नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आपका इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हमने प्रश्नावली 17 और 18 दोनों छोटी छोटी प्रश्नावली थी, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम आगे जो प्रश्नावली नंबर 15 है, वर्त के परिमाप और क्षेत्रफल, इसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो फॉर्मूले लिखा है मैंने आपको, इनको आप पहले अपने शुरुआत में नोट कर लेना, अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर, और उसके बाद में मैं आपको समझा रहा हूं कुछ बेसिक बातें। तो देखो, सबसे पहले होता है वृत्त। पहले आपको वृत्त की जो परिभाषा है वो जाननी जरूरी है कि वृत्त आखिर होता क्या है। वृत्त क्या होता है? जैसे मान लो कोई आपके पास एक निश्चित बिंदु होता है, इससे समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं, इस तरह से ये मतलब ये जो बिंदु है, इन सबकी क्या इससे दूरी समान है, इनकी सबकी। तो आपको परिभाषा बतानी है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो ये बिंदु पथ बनता है ना, वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब देखो, टॉपिक के नाम में लिखा हुआ है कि परिमाप और क्षेत्रफल। सबसे पहले हम बात करते हैं परिमाप क्या होता है वृत्त का। तो परिमाप का देखो मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमारे पास वृत्त है। अब जो ये वृत्त का जो चारों ओर ये जो घेरा बना है ना, इस घेरे की आप लंबाई मापते हो ना, इसकी ये घेरे की लंबाई क्या कहलाती है? इसका परिमाप कहलाती है। दूसरी बात, अब क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल क्या होता है? अब जैसे मान लो हमारे पास ये वृत्त है। अब वृत्त के उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे मान लो आपने हाथ में पहनने वाली जो रिंग होती है या जो चूड़ियां होती है, ये सारे आपके किसके उदाहरण है? वृत्त के उदाहरण है। इसी तरह मान लो जैसे पहिया होता है गाड़ी मोटरों का, तो वो भी क्या आपका वृत्ताकार होता है। तो ये सारे आपके वृत्त की श्रेणी में आते हैं। अब देखो, एक तो आप कभी भी गोले और वृत्त में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। गोला एक अलग चीज होती है और वृत्त एक अलग चीज होती है। तो ये तो होता है आपकी समतल आकृति, और ये आपकी होती है ठोस आकृति। ठीक है ना? समतल आकृति का मतलब इसका कोई भी आयतन नहीं होता है, जबकि इसका क्या होता है? आयतन होता है। तो ये इसमें होता है मुख्य अंतर। और गोले की अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि गेंद होती है, फुटबॉल होता है, लड्डू होते हैं, ये सारे आपके गोलाकार श्रेणी में आते हैं। और वृत्त में क्या आते हैं? जो हाथ में पहनने की चूड़ियां होगी, रिंग होगी, पहिए हो गए, ये सारे आपके इसमें आते हैं वृत्त में। तो इसमें पहले आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वृत्त एक समतल आकृति है, गोला क्या है? एक ठोस आकृति है। परिमाप के बारे में बता दिया मैंने। ये जो घेरा है, इस घेरे का जो माप है, जितना इसको मापोगे आप, वो माप क्या कहलाता है? इसका परिमाप कहलाता है। परिमाप को मतलब परि प्लस माप, यानी परि का मतलब चारों ओर का माप, चारों ओर का जो माप है वो क्या कहलाता है? इसका परिमाप। अब क्षेत्रफल की बात करें, जैसे मान लो आपने कोई ये मान लो रिंग ली और उस रिंग को आपने किसी समतल पर इस तरह से रख दिया। अब देखो, ये जितना क्षेत्र इसके बीच में घेर रहा है ना, ये पूरा कंप्लीट क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल। यानी उस रिंग या उस वृत्ताकार आकृति के द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा जाता है, जितनी जगह घेर जाती है, वो जगह क्या कहलाती है? उसका क्षेत्रफल कहलाती है। तो ये तो हमने पहले टॉपिक का जो नाम था उसके बारे में बात की है। अब देखो, इसमें कुछ वर्ड आए हैं जिनके बारे में आपको सबके बारे में एक बार अलग अलग जानना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास वृत्त हो गया ये। अब देखो, वृत्त की मैंने आपको परिमाप बता दिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखो, इसकी एक होती है त्रिज्या। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है, ये कहलाता है इसका केंद्र, मैं बता चुका हूं आपको। और ये कहलाती है इसकी परिधि। परिधि और परिमाप दोनों का एक ही मतलब होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, त्रिज्या क्या होती है? वर्त का जो केंद्र है, उसको अगर आप परिधि पर कोई बिंदु लेते हैं और उसको उससे मिलाते हैं, तो ये मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? इसकी त्रिज्या कहलाता है। तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछेगी त्रिज्या क्या होती है, तो आपको यूं बतानी है, वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? उसकी त्रिज्या कहलाता है। ठीक है? अब देखो, एक बात आप रखने, जीवा। जीवा क्या होती है? देखो, जीवा का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास वृत्त है। अब आपको इसकी परिधि पर कोई दो बिंदु लेने, इस तरह से इन दोनों बिंदुओं को अगर आप मिलाओगे इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी जीवा कहलाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। अब एक दूसरी बात आपको और ध्यान रखनी है, जैसे मान लो वर्त की पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो देखो, वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या होती है? वर्त का व्यास होती है। ये व्यास जो होता है ना, वो वर्त की क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा। बाकी सारी क्या होती है? छोटी जीवा होती है। अब जो व्यास होता है ना, ये जीवा तो होता है, इस साथ में ये देखो त्रिज्या का भी डबल होता है। देखो, इधर भी त्रिज्या है ये, और इधर भी क्या है? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या का क्या होता है? डबल भी होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या या वर्त की सबसे बड़ी जीवा।
तो ये तो थी इसकी मुख्य बातें। अब देखो कुछ और बातें ध्यान रखनी है आपको। देखो एक होता है चाप। वृत्त का चाप क्या होता है? देखो चाप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये वृत्त है कोई, अगर आप इस वृत्त को यहाँ से इस तरह से दो भागों में काट दें, ये भाग आपका अलग हो गया, ये भाग क्या हो गया आपका अलग। अब ये भी क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? चाप। यानी किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मान करके आप जो उसके चारों ओर माप घुमाते हैं, उस माप से जो आकृति बनती है वो क्या कहलाता है? उसका चाप कहलाता है। और या फिर आप यूं मान लो कि एक वृत्त के अगर आप काट के दो हिस्से कर देते हैं तो ये तो कहलाएगा इसका लघु चाप। लघु चाप। ये बड़े वाला क्या कहलाएगा? इसका दीर्घ चाप। अब लघु चाप और दीर्घ चाप की पहचान कैसे करनी है? ये जो लघु चाप होता है ये हमेशा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये ध्यान रखना हमेशा, जो थीटा बनाएगा वो क्या बनाएगा? 180 से छोटा बनाएगा। और जो दीर्घ चाप होता है वो केंद्र पर जो कोण बनाएगा हमेशा वो क्या बनाएगा? 180 से बड़ा बनाएगा। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे मान लो हमारे पास ये वृत्त है, आपने इसके इस बार दो टुकड़े इस तरह से कर दिए, इधर भी कर दिया, ये इधर भी कर दिया। अब देखो ये जो आपका चाप बन रहा है ये है तो चाप ही, लेकिन इन चापों का नाम क्या देंगे आप? अर्धवृत्त भी आप इनको नाम दे सकते हैं। तो ये भी क्या आपका अर्धवृत्त। अब देखो ये अर्धवृत्त कब होंगे? अगर ये जो चाप आपका है ये केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो कितने का बनाएगा? 180 डिग्री का। इधर भी क्या बनाएगा? 180 डिग्री का। अगर आपका थीटा का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो उसको आप चाप न कह करके क्या कहोगे? अर्धवृत्त कहोगे। तो ये तीनों है वैसे चाप ही, लेकिन तीनों का मतलब क्या है? अलग अलग है। लघु चाप का मतलब ऐसा चाप जो केंद्र पर 180 डिग्री से छोटा कोण अंतरित करे, लघु चाप कहलाता है। दीर्घ चाप का मतलब ऐसा चाप जो केंद्र पर 180 डिग्री से बड़ा कोण अंतरित करे, दीर्घ चाप कहलाता है। अर्धवृत्त का मतलब ऐसा चाप जो केंद्र पर 180 डिग्री का कोण अंतरित करे, अर्धवृत्त कहलाता है। तो ये तो बताया मैंने आपको क्या? चाप के बारे में बात। अब देखो दूसरी बात आपको और ध्यान रखनी है साथ में। अभी जैसे आपने अर्धवृत्त के बारे में जान लिया है, तो अर्धवृत्त के अलावा साथ में आपको एक चतुर्थांश के बारे में भी जानना है। देखो चतुर्थांश क्या होता है? अर्धवृत्त का मतलब जान गए आप, वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड करना, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, और कोण भी कितना बनाएगा? 180 का इधर और 180 का इधर। अगर आप इसके चतुर्थांश की बात करें तो आपको इसके समान 4 भाग करने हैं। समान 4 भाग का मतलब ये हुआ कि अब चारों कोण आपके क्या बनेंगे? 90-90 के चारों कोण आपके बनेंगे। अब जो प्रत्येक भाग है ये क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। चतुर्थांश। जब इसको आप तोड़ते हो ना तो ये बनता आपका ऐसे चतुर्थ प्लस अंश, यानी इसका मतलब होता है चौथा हिस्सा। किसी भी वस्तु का जो चौथा हिस्सा है वो क्या कहलाता है? उसका चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो अगला पॉइंट आपका आता है त्रिज्यीय खंड का। देखो त्रिज्यीय खंड क्या होता है? अब त्रिज्यीय खंड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो हमारे पास ये वृत्त है, अब त्रिज्यीय खंड क्या होगा? इसके आप कोई भी देखो दो त्रिज्या लोगे इस तरह से ये, और ये मान लो आपका रहा चाप। अगर आपसे इसकी परिभाषा पूछे तो आपको यूं बोलना है, वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहोगे आप? त्रिज्यीय खंड कहोगे। तो ये जो आपकी आकृति बन रही है ना, ये क्या कहलाएगी? इसका त्रिज्यीय खंड कहलाएगी। अब देखो ये तो आप, ये भी त्रिज्यीय खंड है आपका, जो इधर बन रहा है ऊपर वाला, ये भी क्या है? त्रिज्यीय खंड है। अब इसको तो कहोगे आप लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड, और इसको आप क्या कहोगे? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। पहचान करने का तरीका वही है, जो लघु त्रिज्यीय खंड होगा वो केंद्र पर थीटा का मान क्या बनाएगा? 180 से छोटा बनाएगा, और ये क्या बनाएगा? थीटा का मान 180 से बड़ा बनाएगा। और जो 180 बनाएगा वो क्या होता है? आपका अर्धवृत्त सेम होता है। तो ये आपने त्रिज्यीय खंड के बारे में सीखा है। उसके बाद देखिए आपको याद रखना है किसके बारे में? वृत्तखंड के बारे में। अब देखो वृत्तखंड कैसे बनता है? वृत्तखंड का मतलब होता है जैसे मान लो हमारे पास ये वृत्त है और आपको अब क्या लेनी, इसकी कोई भी एक जीवा लेनी है वृत्त की। ये मान लो मेरे पास जीवा है। अब जीवा और जो चाप के बीच में चित्र बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका वृत्तखंड कहलाएगा। ध्यान रखना आपको, त्रिज्यीय खंड में देखो नाम त्रिज्या रहना, ध्यान रखना वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा चाप से घिरा हुआ चित्र क्या कहलाता है? आपका त्रिज्यीय खंड। और वृत्तखंड का मतलब क्या होता है? जीवा और चाप का जो मध्य का चित्र क्या कहलाएगा? आपका वृत्तखंड। तो ये तो कहलाएगा आपका लघु वृत्तखंड, और ये कहलाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। पहचान कैसे करनी है? पहचान का तरीका वही है, इसके आप ये दोनों कोने लेंगे आप जीवा के, इनको सेंटर से मिलाओगे।
अगर आपका थीटा का मान क्या बन रहा है 180 से कम बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा लघु वृत्तखंड, और अगर 180 से बड़ा बन रहा है तो क्या कहलाएगा दीर्घवृत्त खंड। तो ध्यान रखना वृत्तखंड का मतलब जीवा और चाप के मध्य का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्याओं और चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाएगा आपका त्रिज्यखंड। अब देखिए इसमें एक आपका पॉइंट और आता है दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। अब देखो दो सकेंद्रीय जो वृत्त होते हैं उसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये वृत्त है एक मान लो दूसरा वृत्त है, पहले वो नाम देखिए सकेंद्रीय, सकेंद्रीय। अब सकेंद्रीय का मतलब क्या, दोनों का एक ही केंद्र होगा, इस वृत्त का केंद्र भी ये है, इस वृत्त का केंद्र भी है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके सकेंद्रीय वृत्त। और जो इनके बीच में ये क्षेत्र बन रहा है ना आपका, ये क्या कहलाता है आपका दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। अगर मान लो अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला आया कहां से, बिल्कुल आपको वैसे प्राप्त हुआ है जैसे मान लो पहले आपने इस पूरे वाले का क्षेत्रफल निकाला, इसका कंप्लीट का बड़े वाले का, तो इसका आ गया पाई r1 स्क्वायर माइनस, अब इसमें से आपने छोटे वाला ये घटा दिया तो क्या आ गया पाई r2 स्क्वायर। अब जब आपने पाई कॉमन लिया तो बन गया r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। तो देखो ये तो मुख्य बातें थी आपकी, और इसके बारे में देखो बाकी आप सब जानते हो। वृत्त की परिधि बता दी मैंने आपको, क्षेत्रफल हो गया आपका, चाप की लंबाई हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखो इसमें दो होता है, एक होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई r स्क्वायर, एक होता है 1/2l गुणा r, जहां पर थीटा आपका होता है केंद्र पर बनाया गया कोण, r होती है त्रिज्या और l क्या होती है चाप की लंबाई, और ये त्रिज्या है ही। उसके बाद संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो इसके भी दो होते हैं, थीटा बटा 360 गुणा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, एक होता है संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके अलावा आता है आपका दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल जो होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। एक होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, आयत का क्या होता है l गुणा b यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, और त्रिभुज का होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक जो संभव त्रिभुज का होता है वो होता है √3/4 a स्क्वायर, और उसके बाद में अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, एक होता है चतुर्थांश का 1/4 पाई r स्क्वायर। ये आपको सारे फॉर्मूले क्या करने हैं, इनको याद करना है। और उसके बाद में बेसिक बातें मैं बता दी आपको। अब हम जो अपनी प्रश्नावली है ना उसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और देखिए आप इसका क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम आगे अपनी जो प्रश्नावली है उसको शुरू कर रहे हैं, और उसमें देखो पहला प्रश्न आपका है 15.1 का, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी हो तो वृत्त की परिधि और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से, वृत्त की त्रिज्या यानी त्रिज्या का मतलब आप हमेशा r लिखोगे, r का मान आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर, और आपको देखो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आप लिखोगे वृत्त की परिधि, परिधि का आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई r, 2 गुणा पाई का मान हमेशा फिक्स होता है 22/7, ये 3.5। जब आप इसको 7 से काटोगे तो 0.5, तो मेरे पास आ गया 22 दूनी 44 गुणा 0.5। इनको गुणा करा हुआ तो मान आपका 22.0 आएगा, तो इसको मैं 22 ही मान सकता हूँ, 22 सेमी। ध्यान रखना जो परिधि होती है ना, परिधि या फिर माप, इसका मात्रक हमेशा सेंटीमीटर या मीटर आता है, क्योंकि एक तरह से लंबाई होती है, क्षेत्रफल नहीं होता ये, तो इसको आप सेमी लिखना। अब अगला आता है मेरे पास इसमें क्या, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर यानी 22/7 इंटू त्रिज्या का मान है मेरे पास 3.5 गुणा 3.5। जब इसको आप 7 से काटोगे तो 0.5। अब 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5, इनको गुणा करना है। पहले इन दोनों गुणा करवाया तो मान आपका देखो 11.0 गुणा 3.5 आएगा। 11.0 को आप 11 ही मान सकते हो बिल्कुल। अब इसको गुणा करो तो 11×55, 5, 33, 5 हो गया 38, 38.5 सेमी स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल आइए। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया अभी, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्न संख्या में बात कर रहा हूं किसकी, 2 की। इसमें देखो आपके पास क्या आ रही है, वृत्त की परिधि आ रही है। ये वृत्त की परिधि बराबर कितनी है, 44 सेमी। तो देखो इसमें आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहले वृत्त की परिधि से आप जो त्रिज्या वो प्राप्त कर लोगे, यानी 2 पाई r बराबर आ गया मेरे पास 44। पाई का मान ध्यान रखना हमेशा फिक्स होता है 22/7, जब तक आपको अलग दिया नहीं जाए तब तक।
जब तक प्रश्न में पाई का मान नहीं दिया जाए तब तक आपको 22/7 का मिलना है और बराबर आ रहा है मेरे पास 44। अब आर का मान आ जाएगा 44 गुणा 7, क्यों 7 भाग में था इधर गुणा में आ गया और ये दोनों गुणा वाले क्या आ गए इसके भाग में आ गए, तो गुणा 22, यानी आर का मान आ गया 44 गुणा 7/44, इन्हें काट दिया और आर का मान मेरे पास क्या आ गया 7 सेमी। तो ये तो क्या हो गया आपका प्रश्न संख्या 2 हो गया। अब देखो प्रश्न संख्या 3 में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 3 में ये लिखा हुआ है कि एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है तो आपको इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। यानी आपके पास क्या रहा है, एक अर्धवर्ताकार प्लाट आ रही है, ये मालूम हमारे पास कि एक अर्धवर्ताकार प्लाट है, इसकी त्रिज्या क्या आ रही है 21 मीटर आ रही है, ये इसकी त्रिज्या है और आपको भी प्राप्त क्या करना है, इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले आप इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, यानी आपने लिख दिया यहाँ पर आर का मान हो गया 21 मीटर और आपने लिखा अर्ध वृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल, जो मेरे पास क्या आ गया, जो आ रहा है कितना 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्यों अर्धवृत्त हो गया नहीं, ये तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला काम आ गया इसमें, 1/2 गुणा 22/7 और त्रिज्या का मान आ रहा है मेरे पास 21 गुणा 21, 7 से कटा इसको 3 बार और ये आ गया 22 गुणा 3 गुणा 21 बटे मारा है 2। तो हालांकि 2 से भी कट रहा है, ये बिल्कुल कितने बार 11 बार कट रहा है। अब आपका मान आ गया 11 गुणा 3 गुणा 21, 11 सेम एक बार, 21 यहाँ 63, 11 3 33, 66 और 3 हो गए 69, तो 693 मीटर स्क्वायर। ये तो अभी आपने बच्चों क्या प्राप्त कर लिया है, इस अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल वो प्राप्त कर लिया है। अब देखिए एक निकालना आपको, अर्धवर्ताकार अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप। जब आप इस प्लॉट का परिमाप निकालोगे तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो देखो इसके परिमाप में क्या काम आ रहा है, देखो एक तो ये अर्धवृत्त की परिधि का हमारे यहां तक की, यानी इसका तो मान क्या हो गया मेरे पास पाई आर हो गया, अरे यहां से यहां तक का पाई आर हो गया ना। देखो आप जानते ही जिसे मान लो पूरा वर्त होता है, इस पूरी परिधि का मान देखो क्या होता है, इस पूरी का मान होता है 2 पाई आर। अगर मेरे को यहां से यहां तक यानी मेरे को आधा ही लेना काम में, तो बटे में 2 लगाओगे ना आप इसके और मान पाई आर आएगा, तो मैंने इस परिधि का मान तो मैंने लिख दिया पाई आर, ठीक है। अब देखो इधर ये त्रिज्या है मेरे पास और ये भी त्रिज्या है, तो ये क्या आ गई मेरे पास साथ में 2 त्रिज्या का आ गई, ठीक है। अब देखो पाई का मान तो है 22/7 और त्रिज्या का मान मेरे पास आ रहा है 21 प्लस 2 गुणा 21। अब देखो इसको 7 से काटा 3 बार, 22 3 66 प्लस 21 दूनी 42, जोड़ा इसको भी 8, 108 मीटर। तो ये आपने क्या निकाले इसका परिमाप। तो बच्चों ये तो हो गया आपके प्रश्न संख्या 3 तक। अब आगे तो देखो बच्चों प्रश्न संख्या 4 में क्या लिखा हुआ है, 100 चक्कर लगाने में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो आपको पहिए की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो देखो सबसे पहले जान लो एक बार आप, जो स्कूटर का पहिया होता है उसको आप वृत्ताकार फॉर्म में मानते हो, ये मान लो स्कूटर का पहिया है। अब देखिए जैसे ये जमीन पर गति करेगा तो आपको ध्यान रखना जो इसकी परिधि है ना वो जमीन को स्पर्श करते हुए चलेगी, और इस बात का मतलब ये हुआ कि जब ये एक चक्कर लगाएगा ना तो मान लो यहां से यहां तक ये जो परिधि है इतनी वो दूरी जमीन पर यहां पर ये तय कर लेगा। मतलब ये जो दूरी होगी ना आपकी, ये दूरी किसके बराबर होगी, ये एक चक्कर मतलब इसकी परिधि के बराबर होगी यहां से यहां तक की। तो आपको ध्यान रखना है कि पहिया अगर घूमता है तो एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो आपसे ये पूछा है कि पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे क्योंकि एक चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय दूरी जो क्या है उसकी परिधि आती है, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेस रख के आपको क्या करना है, इसकी त्रिज्या वो ज्ञात करनी है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर प्रश्नानुसार शर्त है वो आपको काम में लेनी है। तो देखिए प्रश्नानुसार मेरे पास क्या रहा है, 100 चक्कर में पहिए द्वारा
तय की गई दूरी जो मेरे पास आ रही है 88 मीटर। इसका मतलब एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी तो 88/100 मीटर आ गई। यह भी मान आपका मीटर में है। अगर आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हो, यानी सेंटीमीटर के लिए आप क्या करोगे, इसको 100 से गुणा करवा दोगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो आपका मान यहाँ पर क्या देगा, 88 सेमी आ गया। और 88 सेमी क्या आ गया मेरे पास, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। और एक चक्री दूरी को आप क्या मान सकते हैं, इसकी परिधि मान सकते हैं। तो परिधि का मान मेरे पास कितना आ गया, 88 सेमी। और अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2πr बराबर आ गया 88, यानी आप लिखोगे 2 × 22/7 × r बराबर आ रहा है 88। और r का मान आ गया मेरे पास 88 × 7/2 × 22, कि जो भाग में वो गुणा मेरे गुणा वाले भाग में 2 से काटा 44 बार और इससे काटा इसको 2 बार, तो r का मान आएगा 2 × 7, यानी r का मान आएगा मेरे पास 14 सेमी। अब उत्तर देखिए आपका सेमी में आएगा, मीटर में नहीं आएगा, क्योंकि आपने मीटर को यहाँ पर किसमें बदल लिया था, सेंटीमीटर में बदल लिया था। अब देखो बच्चों आगे प्रश्न संख्या 5 में क्या लिखा हुआ है, वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल मेरे पास आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिखोगे वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर आ रहा है। इसकी परिधि निकालनी है आपको। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² बराबर आ गया 154, और इसको लिख दोगे आप 22/7 बराबर 154, और इसका मान आ गया 154 × 7 बटे में आ गया इसके 22 से घटा इसको 7 बार, और r² का मान आ गया मेरे पास है 49। अब जब आप r का मान निकालोगे तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको 49 का, और r का मान मेरे पास क्या आ गया 7 सेमी। तो ये आपने क्या प्राप्त कर ली है, इस वृत्ताकार प्लॉट की जो त्रिज्या है वो आपने 7 सेमी प्राप्त कर ली है। तो प्यारे बच्चों आज हम ये 5 ही प्रश्न है इनका अध्ययन करेंगे, और जो बाकी आगे वाले 5 प्रश्न है छोटे छोटे प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी आप घर से ट्राई करके आना। अगर आपको आए तो अच्छी बात है, अन्यथा वो 5 प्रश्न में आपको कल करवा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।